नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़ी कुशलता से इस सत्र का संचालन करने वाले मेरे विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी, इस सत्र के समीक्षक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में मुक्त स्वाध्याय पीठ में कार्यरत डॉक्टर श्यामदेव मिश्र जी, मेरे विभाग के आचार्य प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा जी एवं विभाग के आचार्य डॉक्टर परमानंद भारद्वाज जी और इस सभागार में उपस्थित बड़े धैर्य से ज्योतिष की चर्चा में अपने आप को जोड़ करके बांधे हुए बैठे सभ्य श्रोतागण, ये सत्र अपराह्न 2 बजे से 4 बजे के बीच निर्धारित था। मेरा मन भी था कि बहुत कुछ बोलूं, लेकिन हमारे विद्वान वक्ताओं ने हमारा काम सरल कर दिया और मैं जब खड़ा हूं तो केवल 4 बजने में 2 मिनट बाकी है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात कहूं। मुझे सत्र के अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था कि कुंडली के फलादेश के लिए प्रवृत्त हों, इससे पहले हमको ये जान लेना जरूरी होता है कि जातक इस धराधाम पर कब तक रहेगा। अगर हमको ये मालूम है कि इस धराधाम पर वो जातक कब तक रहेगा, तब हम उसका सही सही आकलन कर सकते हैं। अन्यथा हमारे द्वारा किया गया फलादेश सब व्यर्थ हो जाए। इसलिए आचार्यों ने कहा, पूर्वम आयु परीक्षेत पश्चात लक्षणम मारिषेत अनायुषाम तो मर्त्यानाम लक्षण किम प्रयोजनम। हमें सर्वप्रथम आयु का परीक्षण करना चाहिए कि जातक इस धराधाम पर आखिर कब तक रहने वाला है। मैंने जहां तक ये शोध पत्र सुने, कुछ अच्छा लगा लेकिन कुछ कष्ट भी हुआ। कष्ट ये हुआ कि शोध पत्र केवल खाना पूर्ति थे। किसी भी आचार्य ने कोई नई बात प्रस्तुत नहीं की। ये हमारे ज्योतिषियों के लिए आत्मचिंतन का विषय है। हम केवल उन्हीं लिखी लिखाई बातों का पिष्ट पेषण करते रहेंगे तो हमारे ऊपर जो दुनिया की नजर है, जिसको हम कहते हैं कि हमें नजर लग रही है, वो नजर और कुटिल हो जाएगी। हम श्रम से बचते हैं, केवल 3 किताबें इकट्ठा करके वहां से कुछ उतार करके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ज्योतिष प्रत्यक्ष ज्ञान का माध्यम है। प्रत्यक्षम ज्योतिष शास्त्र शास्त्रमिदं प्रत्यक्षत्वेन ज्ञायते। शास्त्रस्य प्रत्यक्षता सर्वत्र सर्वैरेव ज्ञायते। ये शास्त्र प्रत्यक्ष है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। ज्योतिषी जब गणित करता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य का उदय इस धरातल पर होगा, तो वो उतने बजकर उतने मिनट पर होता है, लेकिन उसके प्रभाव का आकलन जब हम करने उतरते हैं तो हमारी वाणी लड़खड़ाने लगती है और प्रायोगिक धरातल पर हम उतने समर्थ होकर के अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते। उसका कारण यही है कि हम केवल सुनी सुनाई बातों को, लिखी लिखाई बातों को पढ़ करके प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं प्राय कहा करता हूं कि दुनिया में आगे बढ़ने के केवल 2 ही रास्ते हैं।
या तो आप उजाले में चलें या अंधेरे में चलें। उजाले में चलने का नाम है ज्योतिष के साथ चलना, और अंधेरे में चलने का नाम है ज्योतिष के बिना चलना। मैं ये भी नहीं कहता कि जो उजाले में चलता है वो हमेशा सफल ही होता है, और मैं ये भी नहीं कहता कि जो अंधेरे में चलता है वो हमेशा असफल ही होता है। लेकिन उजाले में चलने वालों की सफलता का अनुपात अधिक होता है। ये शास्त्र हमारे जीवन की पद्धति को बताता है, हमारे जीवन को जीने की कला को हमें सिखाता है। हम उजाले में काम कैसे कर सकें, इतनी मदद ये करता है। काम तो हमको करना पड़ेगा, बिना काम किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उजाले में अगर काम करेंगे तो हम न्यूनतम श्रम से अधिकतम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ये शास्त्र हमारी मदद करता है। अभी आचार्य जी ने कहा कि जीवन में व्यक्तित्व के विकास और ह्रास के 4 कारण हमारे ऋषियों ने गिनाए: वंशानुक्रम, वातावरण, प्रयत्न या कर्म और काल। ये चारों कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व के ह्रास और विकास के मूल विधायक हैं। और इन चारों कारणों में प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम की पद्धति से कालो ही बलवान मत। जो चौथा कारण काल है वो सबसे बलवान है। इसलिए जब काल की अनुकूलता होती है तो व्यक्ति बिना प्रयास के भी बहुत कुछ प्राप्त कर जाता है, और जब काल की प्रतिकूलता होती है तो बहुत कुछ प्रयास करने पर भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए काल की अनुकूलता किस समय होगी, काल की प्रतिकूलता किस समय होगी, इसको बताने वाला ज्योतिष के अलावा और कोई शास्त्र नहीं है। काल की अनुकूलता, काल की प्रतिकूलता को अगर जानना है तो ज्योतिष की शरण में जाना पड़ेगा, और ज्योतिष को ढंग से पढ़ करके आत्मसात करना पड़ेगा। ये केवल झाड़ फूंक की विद्या नहीं है। अभी सुबह के सत्र में हम बैठे थे, एक बात आई कि ज्योतिष अनुमान शास्त्र है। एक विदुषी हमारी बहन बोल रही थी कि ये प्रत्यक्ष, ये विज्ञान नहीं है, ये अनुमान शास्त्र है। अनुमान आखिर क्या है? क्या अनुमान प्रमाण नहीं है? पर्वतो बंधिमान धूमत्वात्, धुएं के आधार पर पर्वत में आग का बोध करना, क्या इसमें कुछ अनुचित है? ये भी एक प्रमाण है जो प्रत्यक्षता की ओर बढ़ने में हमारे लिए सहायक होता है। लोगों ने चिकित्सा ज्योतिष पर कुछ अपने निबंध लिखे, लेकिन उनमें मौलिक चिंतन जिस रूप में होना चाहिए उसकी कमी थी। इसको हमें स्वीकारना चाहिए। हम मौलिक चिंतन करें, किताबों में जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं को संग्रहित करके हमें यहां प्रस्तुत कर दें। जैसे त्रिपिटाकी चक्र को पढ़ा गया, अब वो पंचस्वरा का एक चैप्टर, उसको एज इट इज पढ़ देने से उसकी उपयोगिता क्या है? समसामयिक संदर्भ में त्रिपिटाकी चक्र के आधार पर जीवन में घटने वाले घटनाक्रम का विचार हम कैसे कर सकते हैं? उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसको जानने की विधि क्या है, वर्तमान में उसको हम कैसे लोकोपकार की दृष्टि से आगे रख सकते हैं? किताब में तो है, उसी किताब को उठा करके आप यहां सुना दें, उससे कोई होने जाने वाला नहीं। अष्टकूट मेलापक की बात आई। मेलापक केवल अष्टकूट नहीं होता। मेलापक 3 तरह का है: नक्षत्र मेलापक, भाव मेलापक और ग्रह मेलापक। जब हम केवल नक्षत्र मेलापक करते हैं तो 8 कूटों के आधार पर गुणों का निर्धारण करते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं कि साहब हमने कुंडली मिलवाई थी, 30 गुण मिले थे, 6 महीने शादी नहीं चली, ज्योतिष बेकार। तीनों मेलापक 33% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अब अगर 33% मिलान होगा तो कुंडली कितनी चलेगी? जीवन का निर्णय करने वाला, दाम्पत्य सुख का निर्णय करने वाला विद्वान 5 मिनट में निर्णय कर देता है। इतने गुण हैं। जन्म पत्रिका खोली, उसमें देखा इसका नक्षत्र ये, इसका नक्षत्र ए, और उसके नीचे अंक तालिका देखी, इतने गुण मिले, बहुत अच्छा है मिला। नहीं, आजकल खुद भी करते हैं कभी। ये सारी चीजें हैं। अष्टकूट के आधार पर व्यक्ति की अभिरुचि और प्रकृति का बोध होता है, क्योंकि नक्षत्र मेलापक का मतलब जातक का जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था उसके आधार पर मिलान। और चंद्रमा हमारी किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? मन का। हमारे मन के विषय क्या हैं? प्रकृति और अभिरुचि। ये दो विषय हैं, मन के विचारणीय विषय हैं प्रकृति और अभिरुचि। ये प्रकृति और अभिरुचि साथ होते हुए भी एक दूसरे का सहयोग और संयोग होगा कि नहीं होगा? एक दूसरे लंबे समय तक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? एक दूसरे के लिए संतान सुख है या नहीं है? और उन अष्टकूटों के आधार पर भी अगर आप विचार करेंगे तो एक एक कूट का विचार, आप पहला कूट वर्ण 4 है, और चारों वर्णों की अपनी विशेषताएं। जो राशियां पूरब में बली हैं वो क्षत्रिय वर्ण की हैं, जो राशियां दक्षिण में बली हैं वो वैश्य वर्ण की हैं, जो पश्चिम में बली हैं वो शूद्र वर्ण की हैं, जो उत्तर में बली हैं वो ब्राह्मण वर्ण की हैं। पूर्व में जो राशियां हैं मेष सिंह धनु, मेषादि क्रम से हम राशियों का न्यास करते हैं तो पूर्व में मेष और घूम करके सिंह, फिर घूम करके धनु, क्षत्रिय वर्ण। और क्षत्रिय कौन होता है? जिसमें आग हो, और आग का इस भूमंडल पर सोर्स ऑफ एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स में क्या है? सूर्य। और सूर्य का प्रथम दर्शन कहाँ होता है? पूर्व। इसलिए पूर्व में जब सूर्य उदित होता है तो पूर्व में जो राशियां हैं सर्वाधिक प्रभाव उन पर पड़ेगा ही स्वाभाविक रूप से, और उनमें क्षत्रियत्व की भावना आएगी। क्षत्रिय क्या है? क्षतात किल त्रायते क्षत्रिय, क्षत्रिय निर्धारित चापो नार्थ शब्दों भवेदिति। क्षत्रियों के द्वारा धनुष बाण इसलिए धारण किए जाते थे कि कहीं से समाज में ये आवाज ना आए कि मुझे बचाओ, मैं पीड़ित हूं। दुखी को, पीड़ित को बचाने के लिए क्षत्रियों के द्वारा धनुष बाण धारण किए जाते थे। और धनुष बाण धारण वही कर सकता है जिसके अंदर आग हो, इसलिए आग का होना बहुत जरूरी है। और आग जिसके भीतर ठीक होती है वही नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि आग का गुण है निरंतर ऊपर उठना। जिसमें अग्नि तत्व प्रधान होगा वो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ने की बात करेगा, ऊपर उठेगा। आग को आप पहाड़ की चोटी पर जलाओ, पहाड़ की तलहटी पे जलाओ, मैदान में जलाओ, आग हमेशा ऊपर उठेगी। चाहे आप घर के रसोई में जलाओ, आग हमेशा ऊपर उठेगी। इसलिए अग्नि तत्व प्रधान राशियों में जिसके ग्रह अधिक होंगे, बली होंगे, उस व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने की ललक होगी, समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होगी। लेकिन इसी तरह से आप अगर वर्णों का मिलान करेंगे तो वर और कन्या दोनों की समता का निर्धारण आप ठीक से कर पाओगे। गण का मिलान करते हैं, गण 3 प्रकार के हैं, देवगण, मनुष्य गण, राक्षस गण। देवता कौन है उसकी प्रकृति को समझने की जरूरत है। जो प्रत्युपकार की भावना के बिना सतत उपकार करे वो देवता है। जो केवल दे, बदले में कुछ ना चाहे, वो देवता है। मनुष्य बदले में चाहे बिना कुछ करता नहीं है। प्रयोजनम मनुदिष्ट मंदोपि न प्रवर्तते, ये कहा गया। प्रयोजन के बिना किंचन मात्र भी प्रवर्तन दुनिया में इंसान नहीं करता। इसलिए जो प्रत्युपकार की भावना के साथ काम करता है वो मनुष्य है। और तीसरी शक्ति है जो अपकार, तिरस्कार के भाव से काम करता है, वो राक्षस, जो बिना गाली के बात नहीं करेगा। तो ये तीनों प्रकार के गण हैं, इनसे प्रकृति का बोध होता है, दोनों के मिलान। ऐसे नाड़ी को हम लेते हैं,
नाड़ियां 3 प्रकार की हैं, आदि मध्य अंत, और ये तीनों जो हमारी आयुर्वेद में वात पित्त और कफ है उसका प्रतिनिधित्व करती है। अब दोनों की एक ही नाड़ी हो जाएगी तो एक तत्व की अधिकता होने से क्या होगा, स्वास्थ्य में विकृति आएगी। वात हो गई तो वात से उत्पन्न होने वाले आयुर्वेद के अनुसार 80 प्रकार के रोग हैं। अगर पित्त एक साथ हो गया तो पित्त से उत्पन्न होने वाले आयुर्वेद के अनुसार 40 प्रकार के रोग। अगर कफ एक हो गया तो कफ से उत्पन्न होने वाले आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के रोग। दुनिया में अभी थोड़ी देर पहले कोई शनि का विचार कर रहे थे, शनि से डरा रहे थे। शनि से क्यों डरते हैं? शनि वात तत्व प्रधान ग्रह है और इंसान को सबसे अधिक रोग अगर पीड़ित करते हैं तो वात व्याधियां, क्योंकि आयुर्वेद में भी वात व्याधियां सर्वाधिक हैं। 80 प्रकार की वात व्याधियों की वहां गणना की गई। चरक ने भी, सुश्रुत ने भी, वाग्भट्ट ने भी, माधव ने भी, भाव मिश्र ने भी, आयुर्वेद के जितने ग्रंथ हैं और जितने संहिता ग्रंथ हैं, आयुर्वेद के प्रखर विद्वान जितने उनके मत से ये सब है। तो अगर वात का कारक शनि है, उस शनि से डर स्वाभाविक है। बहुत सारे विद्वान पुस्तक लिख रहे हैं, शनि शत्रु नहीं मित्र। कोई भी ग्रह शत्रु नहीं है। ग्रह वास्तव में सूचक है। ग्रह सूचयंती मनीषिणा, ये अपने संचार वश से लोगों को सूचना देते हैं, सुख की, दुख की, इन सब चीजों की सूचना देते हैं। अच्छा लग रहा है। आपका सत्र कोई बात नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। तो ग्रह केवल सूचक है और सूचना देते हैं। इसलिए शत्रु नहीं मित्र है या मित्र नहीं शत्रु है, ये बातें कहना जो है वो सही नहीं है। एक व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस का रेड लाइट पर खड़ा हो, वो अगर संकेत करता है रुकने का, तो वो हमारा शत्रु नहीं है, वो व्यवस्था का व्यवस्थापक। तो ग्रह भी व्यवस्थापक है। ये सूचना देते हैं कि अभी सावधान हो जाइए। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको सूचनाएं प्रकृति देने लगती है। बाल झड़ने लगते हैं, गाल पिचकने लगते हैं, कुछ बाल बचे होते हैं सफेद होने लगते हैं। ये अलर्ट मैसेज भेजता है, लेकिन इंसान संभलता नहीं। ऐसे ही ग्रह भी सूचना देते हैं और सूचना देकर के अगर आदमी संभल जाता है तो संभलने वाला क्या करता है, वो अपने आचार और विचार को सही कर लेता है। अन्यथा मिथ्या आहार विहाराभ्याम रोगोत्पत्ति प्रजाए। गलत खान पान और गलत दिनचर्या से रोग की उत्पत्ति होती है, और जब रोग की उत्पत्ति हो जाती है तब भी ज्योतिष शास्त्र मदद करने के लिए आगे आता है। तब भी ज्योतिष बोलता है कि इस व्यक्ति की इम्यूनिटी कैसी है, इस व्यक्ति का रोग प्रतिरोधी क्षमता का स्तर क्या है, उसको जानने के लिए छोटा सा ग्रंथ जात का अलंकार बड़ी मदद कर देता है। देहाधीशा स पापो व्यय रिपुमृतिकश्चेत तदा देह सौख्यम न स्यात्। तो बड़ा स्पष्ट बोल देता है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता का पता लगाने के लिए आपको केवल कुछ चीजों का पता लगाना है। देहाधीशा स पापो व्यय रिपुमृतिकश्चेत तदा देह सौख्यम न स्यात्। जंतो निज रक्षे व्यय रिपुमृतिपश्चेत तत्फलस्यैव कर्ता। मूर्तौ चेत क्रूर खेटस्तदं तनुपति स्वीय वीर्येण हीना नाना तंका कुलस्यात् प्रजति ही मनुजो व्याधि माधि प्रकोप। तो इससे पता चल जाता है कि लग्न का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त होकर के छठे, 8वें और 12वें में अगर चला जाता है तो शरीर का सुख सामान्य रूप से नहीं होगा, कुछ न कुछ कष्ट रहेगा। अर्थात उसकी इम्यूनिटी, उसका इम्यून सिस्टम, उसका रोग प्रतिरोधी क्षमत्व कमजोर हो जाए। और जब ये कमजोर होगा तो किसी भी
अशुभ स्थान के सभी ग्रह की दशा या अंतरदशा के आने पर वो कष्ट प्राप्त करेगा, सामान्य सिद्धांत। कुछ में घटते हैं योग घटाने वाले चाहिए, मानते हैं लोग मनाने वाले चाहिए।